पिछले एपिसोड में आपने देखा निर्मला रात के समय गार्डन में खड़ी होती है कि तभी उसे प्रोफेसर भयानक शक्ल में दिखाई देते हैं और निर्मला को उसकी ही हम शक्ल दिखाई देती है। निर्मला की मौत भी ठीक वैसे ही होती है जैसे कि प्रोफेसर की हुई थी। अब आगे निर्मला के मरते ही अचानक निर्मला की हम शक्ल एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसने लाल रंग का सुहागन का जोड़ा पहन रखा था। वो एक भयानक मुस्कान लिए प्रोफेसर और निर्मला की लाश को देखने लगी। अचानक वो मुस्कुराती हुई कॉटेज के अंदर चली गई और सीधे राहुल का कमरा खोलकर राहुल को निहारते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आखिर वो दिन आ ही गया, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी उस सुंदर की नजर राहुल के बगल में सो रही नताशा पर पड़ी। नताशा को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। अचानक वो धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह राहुल, नताशा और एंडी निर्मला को आवाज लगाते फिर रहे थे, मगर काफी देर देखने के बाद भी निर्मला उन तीनों को कॉटेज में कहीं भी नजर नहीं आई। एंडी क्रोधित होकर राहुल की ओर बोला, यार मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहले प्रोफेसर गायब हो गए, अब ये निर्मला भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। एंडी की बात सुनकर नताशा एंडी और राहुल का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम दोनों तो कह रहे थे कि प्रोफेसर तुम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। भला ऐसी भी क्या दोस्ती? प्रोफेसर ने तुम दोनों का फोन तक रिसीव नहीं किया और ना ही मिलने आए। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक लड़की की बेहद सुरीली आवाज टकराई। उसका पति कुछ दिनों से लापता है, वो उसे ही तलाश करने के लिए यहाँ से चली गई है। राहुल, एंडी, नताशा ने जैसे ही पलटकर देखा तो उनके सामने एक बेहद सुंदर स्त्री लाल साड़ी में खड़ी हुई उन तीनों को घूरे जा रही थी। उस सुंदर लड़की की साड़ी के अंदर से परफ्यूम की तेज महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। राहुल उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं भी यहाँ की नौकरानी हूँ। निर्मला जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं ही आप सबकी सेवा करूंगी। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? लेकिन तुम शक्ल से तो नौकरानी नहीं दिखती। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिंदिया है, और हाँ, ऊपर वाले ने मेरी शक्ल ही रानियों वाली बनाई है। सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई मुझे देखकर धोखा खा जाता है। तभी उन तीनों के कानों में सुगंधित खानों की महक टकराने लगी। अचानक उन तीनों ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था। वो तीनों हैरत से और हक्का बक्का होकर डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगे। तभी राहुल के कानों में बिंदिया की आवाज टकराई, क्या देख रहे हो? अजीब बात है, कुछ सेकंड पहले ये टेबल खाली थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो क्या है कि आप निर्मला को देखने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गए कि आप सबकी खाने पर नजर ही नहीं पड़ी। खाने को देखकर उन तीनों की भूख बुरी तरह से जाग गई। हमारे पहाड़ों में कहावत है कि खाने को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाते। वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। दोपहर के 3 बजे थे। पुजारी जमुना प्रसाद कर कोटक मंदिर के बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे कि अचानक एक अजीब सी धुंध ने उस मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वह व्यक्ति जमुना दास से डरते हुए बोला, क्या हुआ पुजारी जी, आपकी आंखों में अचानक ये डर कैसा झलकने लगा? क्या तुम ये धुंध नहीं देख रहे हो जो कितनी तेजी से मंदिर के आसपास फैलती जा रही है? अरे पुजारी जी, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में कब ठंडी हवा चल जाए, कब धुंध बढ़ जाए, कोई नहीं कह सकता। तुम्हारी बात तो सही है, ये कोई आम धुंध नहीं है। क्या मतलब है आपका? पुजारी मुंह में बड़बड़ाते हुए डरते हुए बोला, ये धुंध एक संकेत है। संकेत इस बात का है कि वो निकल आई है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तबाही निश्चित है। राहुल और नताशा कॉटेज के बाहर चाय पीने में व्यस्त थे कि तभी एंडी तैयार होकर वहां आते हुए बोला, तुम दोनों यहीं पर बैठकर आराम से चाय पियो, मैं जरा घूम कर आता हूँ। ये गलत बात है एंडी, हम तीनों साथ साथ आए हैं तो घूमने भी हम तीनों को साथ साथ ही जाना चाहिए। देखो तुम हस्बैंड वाइफ हो, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने वाला काम नहीं करना चाहता। मैं एक बैचलर बंदा हूँ, अकेले ही घूमना चाहता हूँ। इतना बोलकर एंडी मुस्कुराता हुआ अपनी कार लेकर सीधा भीमताल की पहाड़ियों पर दौड़ने लगा। वो कार को हल्की रफ्तार से चला रहा था और आसपास के मनमोहक दृश्य का मजा भी उठा रहा था। वो कार चलाते हुए अपने आप से बोला, भीमताल तो वाकई बहुत ही सुंदर है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से 6 महीने बाहर ही ना निकलूं।
ये सुंदर पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर दृश्य, ताज़ी हवा, इंसान को और क्या चाहिए। तभी भयंकर काला धुआं एक घने पेड़ की शाखा से निकलकर कार के सामने मंडराने लगा। एंडी को आगे का दिखाई देना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक एंडी की कार एक घने पेड़ से टकरा गई। एंडी बेहद फुर्ती से उस कार के अंदर से बाहर निकल आया और कांपता हुआ बोला, ओ माय गॉड, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर कार पेड़ से ना टकराकर थोड़ी आगे बढ़ जाती तो सीधी खाई में गिरती। तभी एंडी के कानों में पीछे से किसी स्त्री की आवाज टकराई। लगता है हमारी किस्मत में यहीं पर मिलना लिखा था। एंडी ने जैसे ही पलटकर देखा, सामने बिंदिया खड़ी हुई उसे रहस्यमय अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी। हाँ, तुम तो कॉटेज में थी, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? बस आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। बिंदिया इठलती हुई अजीब से अंदाज में एंडी के बेहद करीब आकर खड़ी होकर उसे निहारने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? सच बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुम्हारे मन में मुझे देखकर क्या विचार आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? बिंदिया की बात सुनकर एंडी बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या तुम मन के अंदर की बातें भी पढ़ लेती हो? वो सब छोड़ो, मैं एक आजाद ख्यालों वाली लड़की हूँ। जिस तरह मैं तुम्हें अच्छी लगी उसी तरह तुम भी मुझे अच्छे लगे। ये सुनकर एंडी के होठों पर एक मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। वह बिंदिया को अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि तभी बिंदिया उसे रोकते हुए बोली, ये सड़क है, मैं नहीं चाहती हम दोनों को कोई और देखे। मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह भी जानती हूँ जहाँ पर हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। कुछ देर बाद एंडी बिंदिया के साथ एक पुरानी हवेली के अंदर बने हुए एक अजीब से मंदिर में खड़ा हुआ था, जहाँ पर मनहूसियत सी छाई हुई थी। उस मंदिर में एक बड़ी ही भयानक औरत की मूर्ति सुहाग का जोड़ा पहने हुए खड़ी हुई थी। उसके आसपास आग जल रही थी। उस भयानक मूर्ति को देखकर एंडी बुरी तरह से घबराते हुए बिंदिया की ओर देखकर बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? क्या ये तुम्हें रोमांस करने की जगह लगती है? ये तो मुझे कोई भूतिया जगह लगती है। तभी बिंदिया एंडी को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। एंडी को बिंदिया की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण का एहसास होने लगा। कुछ ही सेकंड में एंडी धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ बिंदिया के बेहद नजदीक पहुंच गया। बिंदिया बड़े ही रहस्यमय अंदाज में एंडी की ओर देखकर बोली, हमारे पहाड़ों में विवाह से पहले कोई भी स्त्री अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती। अगर तुम मेरे शरीर को भोगना चाहते हो तो अपने खून से इस मूर्ति की मांग में सिंदूर भर दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी चाहे वो तुम कर सकते हो। एंडी ने बगैर सोचे समझे तुरंत अपने अंगूठे को उस मूर्ति के नुकीले पत्थर पर गड़ा दिया। एंडी के अंगूठे से खून बहने लगा। उसने बगैर देरी किए हुए उस भयानक मूर्ति की मांग में सिंदूर भर दिया, मगर मांग में सिंदूर भरते ही अचानक बिंदिया एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल की शक्ल में परिवर्तित हो गई। अगले ही पल उस भयानक चुड़ैल ने अपने पंजे एंडी की गर्दन में गड़ा दिए। एंडी की एक जोरदार चीख उस मंदिर में गूंज गई। एंडी के शरीर से खून का फवारा मूर्ति के ऊपर फूट पड़ा। तभी वो चुड़ैल वैसी अंदाज में हंसती हुई उस मूर्ति की ओर देखकर बोली, बस कुछ समय की और बात है, उसे यहाँ पर आना होगा। आखिर क्या रहस्य है इस स्त्री का जिसने अपना नाम बिंदिया बताया है, और ये लोगों को क्यों मार रही है? आखिर करकोटक मंदिर का पुजारी क्या जानता है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहिए इसके अगले एपिसोड तक। सुहागन चुड़ैल पार्ट 4। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।